Hey, hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing absolutely amazing. So, today's video is the most demanded as well as awaited video for all the students who are going to appear in at any level of CA examination. So, abhi to because I am dealing with my mentorship students who have registered for my mentorship program and they are from CA intermediate. तो वो लोग सी इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं एंड उनमें से कुछ स्टूडेंट्स मेरे से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं उनको गाइड करूं दैट हाउ दे हैव टू राइट द आंसर्स। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना दी जाए सो दैट सब लोगों की हेल्प हो जाए। एंड मैं यहाँ पर दो सजेस्टेड आंसर्स लेकर के आई हूँ, ऑडिट का एंड लॉ का। तो दोनों ही सब्जेक्ट्स थ्योरेटिकल हैं, तो इनमें मैं आपको हेल्प करूंगी कि किस तरह से यू कैन राइट दी आंसर जिससे आपके मार्क्स थोड़े से बेटर हो जाए। क्योंकि होता यह है कंटेंट पता होता है बट लिखने का पैटर्न ऐसा हो जाता है कई बार मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो यू हैव टू ट्राई कि यू शुड राइट इन दैट वे कि आपका जो कॉपी चेकर है वो इम्प्रेस हो जाए आपके आंसर्स के साथ में। तो देखो, सबसे पहले हम ऑडिट की बात करते हैं। अगर आप लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नॉट अपियरिंग फॉर ऑडिट, तो थोड़ा सा आप वीडियो को फॉरवर्ड कर दो। वरना ऑडिट का भी सुन लो, कभी ना कभी तो दोगे ही ना ऑडिट का, अगर यू हैव नॉट क्लियर्ड योर सेकंड ग्रुप। तो ऑडिट का भी सुन लो आप। तो देखो, ऑडिट में होता क्या है ना, देयर आर बेसिकली थ्री कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। एक तो होता है एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन जिसमें आपको सिंपली पॉइंट्स लिखने होते हैं। ठीक है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। वेट, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। सिंपली आपको क्या करने होते हैं, जो जो बुक में पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 to 5 पॉइंट्स लिख दो। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 to 6 पॉइंट्स लिख दो, मतलब एक आध पॉइंट ज़्यादा लिख दो तो बेटर रहता है। उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है आपका ऐसे बेस्ड क्वेश्चन। अब ऐसे बेस्ड क्वेश्चन में भी ना दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं आपके एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस और दूसरे होते हैं आपके थोड़ा सा जिसमें आपको एनालिसिस करना होता है, केस स्टडी वाले। तो अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चंस है ऐसे बेस्ड में, तो आपको सिंपली क्या करना है, ऐसे का नाम लिखना है, नंबर लिखना है, थोड़ा सा उसके बारे में लिखना है, फिर जो रेलिवेंट पॉइंट्स आपसे पूछे गए हैं उस ऐसे से रिलेटेड वो वहां लिख दो। ठीक है। उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट पार्ट जो कि आपका होता है केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। नाउ ये जो केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस है ये आपके ऐसे बेस्ड भी हो सकते हैं और अदर देन ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आपने ऑडिट में कोई ना कोई पॉइंट में पढ़ा होगा कि ऐसा हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो भी अगेन एक ऐसा होता है जिसमें आपको एनालिसिस करना होता है थोड़ा सा। ठीक है। तो अब मैं पहले तो आपको ना वो क्वेश्चन दिखा देती हूँ जो एकदम डायरेक्ट है, जिससे आपको ये पता लग जाए कि डायरेक्ट क्वेश्चंस को भी हमें किस तरह से आंसर करना चाहिए इन ऑडिटिंग। तो देखो, 2 का C वाला देख लेते हैं हम। ओके, ये वाला है। अभी देखने में आपको लग रहा होगा कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, क्या केस स्टडी है। तो देखो, ये स्टडी बेस्ड नहीं है। इसको ध्यान से देखोगे ना तो आपको किसी भी लाइन में यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखिएगा आपको क्वेश्चन, लिस्ट डाउन द फैक्टर्स दैट आर गिविंग राइज टू द inherent limitations due to which auditor cannot provide a guarantee that the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error। अब देखो होता क्या है, जिसने ऑडिट पढ़ी है उसको पता ही होगा ये चीज कि कभी भी ऑडिटर गारंटी नहीं दे सकता, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। वो हमेशा एक लेवल की रीजनेबल एश्योरेंस ही दे सकता है, राइट। तो वही चीज यहाँ पर दे रखी है इन्होंने कि ऐसे ऐसे करके जेके लिमिटेड का मतलब ऐसा ऐसा प्लान था। और फिर वो ऑडिटर को ब्लेम करने लग गए थे शेयर होल्डर्स कि ऑडिटर ने ठीक से ऑडिट नहीं किया है और इन्होंने तो ये चीज बताई नहीं थी और फैक्ट्री तो यहाँ बंद होने की कगार पर आ गई। इस तरह से मतलब ग्रोथ का कंपनी से रिलेटेड इन लोगों ने ऑडिटर को ब्लेम किया है। तो यहाँ पे आपको वो फैक्टर्स बताने हैं कि किस वजह से यहाँ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं ऑडिटर को, जिस वजह से वो गारंटी नहीं दे सकता है। तो आपको सिंपली यहाँ इनहेरेंट लिमिटेशंस के बारे में लिखना है। तो इनहेरेंट लिमिटेशंस के जो जो पॉइंट्स हैं वो सीधा सीधा लिख दो। जो हेडिंग्स हैं वो एक्यूरेट लिख दो और जो अंदर के कीवर्ड्स हैं वो एक्यूरेट लिख दो। बाकी का आप खुद से बना सकते हो। जैसे सपोज डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ये सारी चीजें क्या हो गई, ये सारी चीजें कीवर्ड्स हो गए। एरर की जगह मिस्टेक लिखोगे वो कीवर्ड नहीं हुआ। तो ये कुछ कुछ कीवर्ड्स आप याद कर लो और इस तरह से आप टू अटेंड दी डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस। तो ये कुछ कीवर्ड्स है, इसको अच्छे से आपको कोड करना है, अंडरलाइन भी करना है एग्जाम में। ठीक है। ऑल्दो सजेस्टेड आंसर्स में इन्होंने अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, बट एग्जाम में अगर आप अंडरलाइन करोगे ना तो एग्जामिनर को फौरन वो दिख जाएंगे एंड आपको वो तुरंत के तुरंत मार्क्स दे देंगे।
अब आते हैं हम उन क्वेश्चंस में जिसमें हमें थोड़ा सा एनालिसिस करना है। तो लेट्स से ये वाला हम देख लेते हैं, जिसमें मैनेजमेंट हमारी एडवाइस मांग रहा है arriving at the value of inventory to be shown in the financial statements and what should be the value of inventory in accordance with AS नंबर 2। तो यहाँ पर ना AS नंबर 2 से रिलेटेड इन्होंने यहाँ फीफो लीफो ये सब यूज किया हुआ है, और यहाँ पे अगेन आपको थोड़ी सी कैलकुलेशंस इन्होंने बताई हैं। तो ये वैसे तो सीधा सीधा क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है, इसमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना, बट इसके आप ये देख लो किस तरह से इन्होंने इसको प्रेजेंट किया हुआ है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि एज पर AS2 होता क्या है, फिर उसके बाद में इन्होंने बताया है कि इन द गिवन सिचुएशन क्या है, और उसके बाद में इन्होंने उस चीज़ की कैलकुलेशन करी। तो जब भी ऐसे केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे इन ऑडिटिंग, तो आपको क्या करना है ना, यू हैव टू डिवाइड योर आंसर्स इनटू 3 पैराग्राफ्स। भले हेडिंग मत डालो, बट 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर लो, गैप छोड़ छोड़ के लिखना, मतलब एक पैराग्राफ के बीच में 1 से 1.5 लाइन छोड़ देना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है ना, 3-4 लाइन में आपको लिखना है इन द गिवन केस आपको क्या क्या मिला। तो अभी तो ये जैसे सिंपली इन्होंने AS2 के बारे में बता दिया है, तो इन द गिवन केस ABC कंपनी फीफो मेथड यूज कर रहा है फॉर द वैल्यूएशन, और इसके लिए इसकी ये वैल्यू, इसकी ये वैल्यू, ऐसे करके आपको 4-5 लाइन में यहाँ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, उसके बाद में आपको उस रेलिवेंट प्रोविजन के बारे में लिखना है, उस रेलिवेंट एसे के बारे में लिखना है जो उस सिचुएशन पे एप्लीकेबल है। जैसे यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से रिलेटेड है, तो यहाँ पर AS2 एप्लीकेबल है। तो आपको सेकंड पैराग्राफ में लिखना होगा कि AS2 के हिसाब से इन्वेंट्री कैसे रिकॉग्नाइज होती है, ठीक है। और उसके बाद में आपको थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखना होगा, थर्ड पैराग्राफ में आपको एनालिसिस एंड कंक्लूजन लिखना होगा कि इस वाले AS के हिसाब से ऐसे कैलकुलेशन होती है, हमारा जो सिनेरियो उसमें इन्होंने ऐसे कर रखी है, तो इसका मतलब ये सही है या गलत है, या फिर इन्हें ऐसे कैलकुलेशन यहाँ करनी चाहिए। तो you have to divide your answers into 3 portions in the given case, then as per that particular relevant essay या फिर जो भी है आपका जो भी प्रोविजन में एप्लीकेबल हो रहा है, एंड थर्ड वाले सिनेरियो में एनालिसिस एंड कंक्लूजन। तो जैसे इन्होंने यहाँ AS का दे दिया, अब जैसे इसी टाइप से आपको एक ऐसे बेस्ड में आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। तो जैसे इसमें केस सिनेरियोज में भी ना ऐसे बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। कहाँ गया, ये रहा थर्ड का B वाला। तो देखो इसमें ना इन्होंने बात करी हुई है अबाउट रिटन रिप्रेजेंटेशन, जो कि ऐसे 580 का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो मैनेजमेंट है PQ लिमिटेड का, उसने पीरियड चेंज करा है अंडर ऑडिट, और जो मिस्टर जी हैं जो कि एक ऑडिटर हैं, जब उनको रिटन रिप्रेजेंटेशन मिली है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में मैनेजमेंट से, तो वो इस डिलेमा में है, मतलब इस कंफ्यूजन में, इस डिलेमा में है कि क्या यहाँ पर डेट और पीरियड जो रिटन रिप्रेजेंटेशन में कवर्ड है वो ठीक है या नहीं है। फर्दर जो न्यू मैनेजमेंट है वो इस व्यू का है दैट दे कैन गिव रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द डेट दे टुक ओवर एंड नॉट फ्रॉम द प्रायर पीरियड व्हेन द ओल्ड मैनेजमेंट वर मैनेजिंग अफेयर्स। तो न्यू मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि जिस डेट से उन्होंने दिया है वो ठीक है, और उनको ओल्ड मैनेजमेंट की डेट लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको ऑडिटर और मैनेजमेंट को गाइड करना है। अब इस तरह से आपको ना कुछ ऐसे सिनेरियो वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि है तो ऐसे से ही रिलेटेड, लेकिन आपको इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो सबसे पहले तो इन्होंने कहीं पे भी इन्होंने ऐसे का नंबर नहीं दिया है, तो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे जो एक नंबर का होता है अप्रोक्स, वो तो आपका होता है ऐसे के नंबर और नाम का। तो अगर इसमें आपने ऐसे का नंबर और नाम ही गलत लिख दिया ना, तो चांसेस हैं अगर जो कॉपी चेक करे वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हुआ, तो हो सकता है कि वो आगे का आंसर ही ना पढ़े, या फिर वो आपके मार्क्स कट कर ले, 1 से 2 नंबर भी कट कर सकता है वो आउट ऑफ 4 मार्क्स, ठीक है। तो 2 ही नंबर मिलेंगे अगर आपका बाकी का भी ठीक है। तो मेक श्योर ये करो कि अगर एकदम कंफर्म हो ऐसे नंबर और नाम में, तभी उसको अच्छे से हाईलाइट और कोड करके आओ। नहीं हो या डाउटफुल हो तो बेटर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही मत करो, एंड इन केस यू आर चूजिंग टू अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो कुछ ना कुछ करके मतलब नंबर और नाम मत लिखो। मेरी तो यही सजेशन रहेगी, वो उस केस में क्या होना चाहिए वो लिख दो, नंबर और नाम कोट करके मत आओ अगर गलत पता है तो, ठीक है। तो अब देखो इसमें भी आपको आंसर्स को क्या करना होगा ना, इसमें भी आपको आंसर को अगेन आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा। सबसे पहले तो यू हैव टू राइट इन 4 to 5 लाइन्स, इसको जितना छोटा हो सकता है उतना प्रिसाइज करके लिखना कि इन द गिवन केस क्या है सिचुएशन। तो इन द गिवन केस ऐसे ऐसे करके आप सिचुएशन लिख दोगे कि न्यू मैनेजमेंट ऐसे ऐसे कर रहा है और ये डिलेमा है डेट और पीरियड को लेकर के। उसके बाद में आपको लिखना होगा सेकंड पैराग्राफ में, जो कि आपका ऐसे बोलता है कि कौन सी डेट और कौन सा पीरियड वहां आना चाहिए।
तो वहां पर आप, अगर आपको ये अच्छे से याद है तो बढ़िया से हाईलाइट करके आओ, अंडरलाइन करके आओ, एज पर SA 580 रिटन रिप्रेजेंटेशन नंबर और नेम, ये दोनों चीजें। फिर इसमें लिखो कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप ऐसे ऐसे करके सारे व्यू पॉइंट्स लिख करके आओगे कि ऐसी सिचुएशन है तो ये डेट हो सकती है, ऐसी सिचुएशन है तो ये डेट हो सकती है, ये पूरा लिख करके आओगे। फिर उसके बाद में क्या करोगे, उसके बाद में आप अपना पर्टिकुलर एनालिसिस और कंक्लूजन जो दोगे, जो कि हाँ इन्होंने दिया है, इन व्यू ऑफ द अबव मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड रिटन रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल पीरियड्स इवन व्हेन करंट मैनेजमेंट वाज नॉट प्रेजेंट। तो ये एनालिसिस एंड कंक्लूजन करके आप लिख करके आओगे और उस चीज को मार्क कर करके आओगे कि यहाँ पर जो सिचुएशन है वो ठीक है या नहीं है। और अगर क्वेश्चन में गाइड करके लिखा है तो आप वहां बता करके आओगे कि इन्हें ऐसे ऐसे करना चाहिए था। तो यहाँ पर भी ना कई तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, एक हो सकता है गाइड करो, और इसमें भी हो सकता था कि कुछ आपसे कुछ और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते कि फैक्टर्स बता दो, ऑब्जेक्टिव्स बता दो, तो वो चीज भी आपको लिखनी पड़ती। तो आई होप दैट आई एम क्लियर टिल हियर कि आपको ऑडिट में क्या करना है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो सीधा सीधा आंसर्स लिख देने हैं, एंड अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन है तो डिवाइड कर करके उसको लिखना है। ऐसे बेस्ड है तो ऐसे का नाम और नंबर जरूर आना चाहिए, ऐसे बेस्ड नहीं है तो जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन है, आपने ऑडिट में इतने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, आपको पता है अच्छे से, तो उस चीज के बारे में आप लिख करके आओगे जो भी वहां पे एप्लीकेबल हो रही है। वैसे जनरली ये लोग ऐसे बेस्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस देते हैं, बट जिससे इन्होंने इस पेपर में S2 का भी पूछ लिया था, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑडिटिंग। अब हम मूव कर जाते हैं लॉ पे। तो लॉ में क्या होता है, लॉ में आपके दो ही तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब एक तो न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो न्यूमेरिकल बेस्ड में भी आपको सेक्शंस और उन सब के बारे में बताना होता है। उसको भी आप चाहो तो केसेस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस की तरह कर सकते हो। तो लॉ में आपके दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो आपके अगेन बनते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस, और एक बनते हैं आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस में तो लॉ में भी वही है कि हेडिंग्स एंड कीवर्ड्स का आपको देखना होता है। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में यहाँ पर क्या होता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में आपको आंसर्स तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करने होते हैं, लेकिन आपको क्या लिखना होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा इन द गिवन केस क्या क्या हुआ है। 4 से 5 पॉइंट में जो भी आपने केस सिनेरियो में मिला है आपको, उसकी 4 से 5 पॉइंट में समरी लिख के आनी है। उसके बाद में आप एक लाइन छोड़ोगे, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखोगे इन द गिवन प्रोविजन, या फिर एज पर प्रोविजन एप्लीकेबल। नॉट इन द गिवन प्रोविजन, आपको लिखना होगा एज पर प्रोविजन एप्लीकेबल। तो एज पर प्रोविजन एप्लीकेबल में भी ना यहाँ पर आपको दो चॉइसेस हैं। अगर आपको सेक्शन नंबर्स याद है तो आपको क्या लिखना होगा, एज पर सेक्शन नंबर, जो भी सेक्शन है, ऑफ द, जो भी एक्ट है, कंपनीज एक्ट है तो कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, जो भी एक्ट एप्लीकेबल है उसका आप एक्ट का नेम लिख करके आओगे। फिर प्रोविजन को एक्सप्लेन करोगे कि वो प्रोविजन क्या कह रहा है। और एक्ट के आगे भी ना ईयर जरूर लिख करके आना, और ईयर करेक्ट याद कर लो सारे एक्ट्स का। ये बहुत ज्यादा एक्ट्स नहीं है, ईयर जरूर याद कर लेना, ठीक है। तो अगर सेक्शन नंबर याद है तो एज पर सेक्शन नंबर, जो भी नंबर है, ऑफ द, जो भी एक्ट है। सेक्शन नंबर याद नहीं है या गलत याद है तो मत लिख के आना, तो उसमें क्या लिखोगे, एज पर द प्रोविजंस एप्लीकेबल ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, या जो भी एक्ट है उस पर्टिकुलर केवल एक्ट का नाम लिखो और एज पर प्रोविजंस लिख करके आ जाओ। और सेक्शन नंबर याद है तो एज पर सेक्शन नंबर दिस ऑफ दिस, ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है। तो इसमें भी मैं आपको दिखा देती हूँ आंसर्स किस तरह से हैं। ओके, फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही ले लेते हैं हम। फर्स्ट वाला क्वेश्चन वैसे तो न्यूमेरिकल है, बट इट इज अ सॉर्ट ऑफ केस बेस्ड क्वेश्चन ओनली। इसमें आपसे पूछा गया है वेदर अ कंपनी कैन चेंज द राइट ऑफ इट्स शेयर होल्डर एंड वेदर द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स कैन अप्लाई टू द ट्राइब्यूनल। तो ये जो दो आंसर्स है ना, ये आपको अपने एनालिसिस एंड कंक्लूजन वाले पार्ट में लिखना होगा। थर्ड वाला जो पार्ट होगा वो होगा एनालिसिस एंड कंक्लूजन। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इन्होंने यहाँ प्रोविजन को एक्सप्लेन कर दिया। अब इन्होंने यहाँ पे प्रोविजन को एक्सप्लेन क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर ना अलग अलग इन्होंने पार्ट्स पूछे गए हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, ये आप पहले कर सकते हो और ये बाद में कर सकते हो, बट मेरी तरफ से सजेस्टेड यही रहेगा कि सबसे पहले इन द गिवन केस लिख दो और उसके बाद में एज पर द प्रोविजंस एप्लीकेबल लिख दो। और चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि इकट्ठा पूरा प्रोविजन लिख दो और अलग अलग पार्ट्स को फिर अटेम्प्ट करते रहो कि इस पार्ट में ऐसा हुआ है तो ऐसा होना चाहिए, फिर इस पार्ट में ऐसा हुआ है तो ऐसा होना चाहिए,
तो इन्होंने क्या किया है ना, इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो इन्होंने सारी की सारी चीज़ें इन्होंने बता दिए हैं कि क्या क्या होना चाहिए। तो सेक्शन नंबर 48 के हिसाब से इस तरह से ये कंडीशंस अगर मीट होती हैं तो वेरिएशन हो सकती है शेयर होल्डर्स के राइट में। तो उन्होंने तीनों कंडीशंस बता दी। फिर उसके बाद में इन्होंने अलग अलग केसेस को ले लिया कि इन द गिवन सिचुएशन ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, फिर टोटल नंबर ऑफ डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स इतने हैं, इन द गिवन सिचुएशन ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ इन्होंने इसको कंक्लूजन दे दिया। तो इन्होंने क्या करा है इस वाले पूरे क्वेश्चन में, सबसे पहले इन्होंने लिखा है एज पर द प्रोविजंस एप्लीकेबल। फिर इन्होंने क्या करा है, इन्होंने जो इन पे दो पार्ट से इनको बाइफरकेट कर लिया। सबसे पहले इन्होंने इस वाले पोर्शन में ये बताया कि इन द गिवन केस क्या हुआ है, फिर एनालिसिस ऑन कंक्लूजन क्या है उस पर्टिकुलर गिवन केस का, और इसी तरह से फिर उन्होंने सेकेंड पार्ट लिया और उसका भी इन द गिवन केस बताया और उसका एनालिसिस और कंक्लूजन क्या होगा वो बताया। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आपको अपने आंसर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करना है इन द गिवन केस एज पर द प्रोविजंस एप्लीकेबल एंड एनालिसिस एंड कंक्लूजन। ठीक है, इसका मैं कोई डायरेक्ट क्वेश्चन भी देख लेती हूँ। जैसे ये सिंपली इन्होंने दिया है कि आपको एक्सप्लेन करना है क्या कॉन्सिक्वेंसेज है नॉन अलॉटमेंट के, या फिर इन केस अगर ऐसा हुआ है तो क्या होना चाहिए। तो देखो इसका सिंपली इन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर दे दिया है कि एज पर section number 42 provides that a company can make offer or invitation under private placement shall allow its securities within 60 days, और अगर फेल हो जाती है तो ये होना चाहिए। तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर देना है, और सेक्शन नंबर याद है तभी लिखना, गलत याद हो तो मत लिखना, एक्ट का नाम जरूर लिखना। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको इससे हेल्प थोड़ी बहुत मिली हो कि किस तरह से आंसर्स लिखने हैं। बाकी अभी मेरे पे टेस्ट कॉपीज जब आएंगी बच्चों की तो मैं उसमें भी आपको एक वीडियो बना दूंगी। उस पर जब मैं चेक करूंगी तो जो भी मैं उन लोग को फीडबैक दूंगी, अगर मुझे किसी की कॉपी अच्छी दिखी तो वो भी मैं शेयर करूंगी आपके साथ में, जिससे कि आपको थोड़ा और आइडिया होगा कि क्या क्या आप मिस्टेक्स कर रहे हो जिनको आपको एग्जाम में अवॉइड करना है। ठीक है ना, so this was it for the video. I hope that this video helps you. कोई भी और आपको help चाहिए हो then please do let me know through the comment section. I'll definitely bring a video on it. All the best to each and everyone, and second revision के जो videos remaining है वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। Also किसी को अगर register करना है mentorship batch में तो अभी भी आप कर सकते हो। I have seats available for you all. केवल टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करनी है तो वो भी कर सकते हो, एंड जो भी चीज़ें आपको ज्वाइन करनी है उसके लिए हैव टू फिल द गूगल फॉर्म जो कि डिस्क्रिप्शन में है। So if you want you can join that. Thank you so much for listening and all the very best.